गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। द हॉप राज इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच प्रीवियस वीडियो का अगला पार्ट लेके आया हूँ। कहने का मतलब है कि जितना दूर तक मैंने पढ़ाया था उसका अगला चैप्टर आप लोगों के बीच मैं लेकर आया हूँ। आज के वीडियो में आप लोगों ये देखेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर कहते किसको। थोड़ी सी आवाज़ में मेरी दिक्कत है, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, लेकिन आप लोगों की आवाज़ स्पष्ट पता चल रही होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आज जो मेरा चैप्टर है वो है उपभोक्ता का व्यवहार, मतलब कंज्यूमर्स का क्या बिहेवियर कैसा होता है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है। उसमें हम लोग कंज्यूमर के बिहेवियर में हम लोग देखते हैं उपभोक्ता का संतुलन। कहने का मतलब है ये जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है उपभोक्ता का संतुलन। ठीक है, तो उपभोक्ता का जो संतुलन होता है, ठीक है, वो कहाँ पे होगा। तो उपभोक्ता जब कोई भी वस्तु को ग्रहण करता है या लेता है या यूज करता है तो उससे क्या मिलता है, उसको सेटिस्फेक्शन। तो सेटिस्फेक्शन को हम लोग यहाँ पे डिनोट एक तरह से बोलेंगे उपयोगिता के रूप में। ठीक है, यूटिलिटी। ठीक है, तो यूटिलिटी जो मिलता है तो कोई भी जो उपभोक्ता है वो संतुलन में कब होगा। इसके लिए अर्थशास्त्र में जो संतुलन का डेफिनेशन है या संतुलन किसको माना जाता है वो यह है कि संतुलन एक ऐसी स्थिति होती है, जैसे कि हम एक चित्र बना रहे हैं। ठीक है, संतुलन एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ से कोई भी, यहाँ उपभोक्ता की बात हो रहा है तो उपभोक्ता, जहाँ से उपभोक्ता अपने आप को स्टेबल महसूस करता है। जैसे ये चित्र है, यहाँ पे हाईएस्ट है ना, ये हाईएस्ट है, इधर लोएस्ट, इधर भी लोएस्ट। तो ये जो स्थिति है, यहाँ पे जो स्लोप है वो जीरो हो गया है। ठीक है, स्लोप का मतलब क्या होता है, ये है स्लोप, इसका ढाल, जहाँ ढाल जीरो हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे ढाल जीरो है और सेटिस्फेक्शन की बात किया जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम है। तो कहने का यही मतलब है कि संतुलन एक ऐसी बिंदु होती है या ऐसा कंडीशन होता है या ऐसा स्थिति होता है जहाँ से कोई भी उपभोक्ता अपने आप को क्या चेंज करना नहीं चाहता, उसी लेवल को बनाए रखता है। मतलब क्या लेवल बनाए रखेगा, ये लेवल क्या होगा उसका, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का बिंदु। तो देखिए, ये बात हुआ संतुलन का। तो हम यहाँ पे जो उपभोक्ता का संतुलन पढ़ेंगे, इसके लिए अर्थशास्त्र में कहने का मतलब है कि उपयोगिता को हम मापेंगे कैसे, कि हमको कितना संतुलन मिला, मतलब कितना संतुष्टि मिला है या हमको कितना उपयोगिता प्राप्त हुआ है। इसको मापने के संबंधित दो, मतलब क्या कह सकते हैं, थ्योरी आए, जिन्होंने अपना अपना क्या दिया, अपना अपना जो ओपिनियन था दिया एक सिद्धांत के रूप में, अलग अलग रूप से। तो कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि उपभोक्ता का संतुलन के लिए दो सिद्धांत आए। ठीक है, जिसमें से पहला सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, उपयोगिता विश्लेषण के पहले सिद्धांत को क्या बोलते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, मतलब संख्यात्मक उपयोगिता का विश्लेषण। और दूसरा जो विश्लेषण आया उदासीनता वक्र विश्लेषण आया। मतलब कहने का मतलब है कि एक को जो उपभोक्ता संतुलन जो पहला है उसको विश्लेषण करने के लिए उपयोगिता का पर, मतलब उपयोगिता का विश्लेषण आया, जो मुख्यतः किस पे बेस्ड था, तो घटती सीमांत उपयोगिता के नियम पे बेस्ड था, मतलब ह्रासमान उपयोगिता का नियम। और जो दूसरा एनालिसिस आया वो आया उदासीनता वक्र विश्लेषण, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इसको बोला जाता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। देखिए, कार्डिनल और ऑर्डिनल में भी एक अंतर है। कार्डिनल का मतलब होता है कि ऐसा उपयोगिता को हम लोग एक संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जो इस सिद्धांत को दिया वे थे मार्शल। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया कि उपयोगिता को हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, आज मैं जो वीडियो बता दूं कि आज जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ एक स्नैपशॉट है। ठीक है, एक संक्षिप्त विवरण है कि हम लोग इस सिद्धांत को किस तरीके से पढ़ेंगे, इस सिद्धांत का मतलब क्या है, इस सिद्धांत को हम लोग एक जिस्ट देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक एक करके फिर से हम इसको अध्ययन करेंगे। तो उपयोगिता का जो विश्लेषण संख्यात्मक विश्लेषण है, इसमें अल्फ्रेड मार्शल का ये कहना है कि उपयोगिता को हम लोग संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। मतलब एक दो तीन, मतलब एक रोटी खाएं तो हमको दो के बराबर उपयोगिता, दूसरा रोटी खाएं तीन के बराबर उपयोगिता, ऐसे भी बोल सकते हैं। या पहली रोटी खाएं तो हमको पाँच के बराबर उपयोगिता मिला, सेकेंड रोटी खाएंगे तो उससे थोड़ा सा कम मिलेगा, फोर्थ रोटी खाएंगे तो उससे कम मिलेगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि जैसे जैसे हम कहने का एक मतलब है कि एक व्यक्ति बहुत भूखा है तो पहला रोटी जो खाएगा उससे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा मिलेगा सेटिस्फैक्शन। मतलब पहला रोटी खाया तो उसको 10 के बराबर सेटिस्फैक्शन मिला, तो 10 के बराबर ही माप रहा है कौन, मार्शल। दूसरा खाएं तो उससे घट गया होगा, 8 के बराबर मिला होगा, तीसरा खाएं तो उससे कम। और एक समय ऐसा आ गया जब उसका पेट फूल भर जाएगा तो उसका तृप्ति क्या हो जाएगा, जीरो। और फिर उसको ज़्यादा देंगे तो उसको हो जाएगा उल्टी। तो कहने का मतलब हो जाएगा क्या बोल हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो ये बात होती है। तो इस
कहने का ये मतलब है कि उनका विचार ये था कि हम लोग उपयोगिता को एक संख्या के रूप में माप सकते हैं, इसलिए वो जो उपयोगिता का विश्लेषण कहलाया वो संख्यात्मक उपयोगिता विश्लेषण कहलाया, मतलब कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब क्या, काउंटिंग कर सकते हैं। दूसरा विश्लेषण जो आया वो आया उदासीनता वक्र विश्लेषण। मतलब कहने का मतलब उन्होंने उदासीनता वक्र विश्लेषण जो है उस उदासीनता वक्र का ऐसे होता है, इसमें दो वस्तुएं होती है, ये हम बाद में पढ़ाऊंगा आगे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि उपयोगिता का विश्लेषण जो आया उसका दूसरा जो एनालिसिस आया उदासीनता वक्र विश्लेषण, जिसे ऑर्डिनल यूटिलिटी कहते हैं, जिसको कर्मवाचक उपयोगिता विश्लेषण कहते हैं। इसमें यह कहा गया क्या बोलते हैं J.R. हिक्स के द्वारा कि उपयोगिता को हम लोग कभी भी संख्या के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, क्योंकि उपयोगिता जो होती है एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। कौन व्यक्ति को क्या खाया, कितना खाया, उससे कितना सेटिस्फेक्शन होता है, उसका कोई एक मेजरमेंट इकाई नहीं हो सकता। तो उपयोगिता को हम लोग सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं, एक ऑर्डर दे सकते हैं। मतलब पहली रोटी खाएं तो हमको कुछ सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी रोटी खाएं तो कुछ मिला होगा, मतलब पहली की तुलना में दूसरी से कम सेटिस्फेक्शन मिला होगा। या फिर एक वस्तु का यूज कि हमको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा वस्तु को यूज किए तो हमको उससे कम मिला या क्या मिला, उसको सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं, पहले की तुलना में दूसरी में ज़्यादा, दूसरी की तुलना में पहली में ज़्यादा। तो कहने का ये मतलब है कि हिक्स का ये कहना था कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तत्व है, इसको हम संख्या के रूप में नहीं माप सकते हैं, इसलिए इसका सिर्फ और सिर्फ रैंक कर सकते हैं, 1 2 3 रैंक कर सकते हैं, ना कि 1 2 3 माप सकते हैं कि इससे 1 के बराबर मिला, इससे 2 के बराबर मिला, इससे 3 के बराबर, ऐसा नहीं बोल सकते। 3 उपयोगिता 4 उपयोगिता नहीं, हम रैंक कर सकते हैं कि पहली की तुलना में दूसरी, दूसरी की तुलना में तीसरी, तीसरी की तुलना में पहली, ये कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका सिर्फ एक कर्म दे सकते हैं, ना कि हम उसको एक संख्या दे सकते हैं। ठीक है, तो कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी का अंतर समझ में आया। अब देखिए आगे, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी की जहाँ तक बात की है, तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को हमने कहा कि मार्शल ने दिया और ऑर्डिनल यूटिलिटी को J.R. हिक्स ने दिया। तो कार्डिनल यूटिलिटी को समझाने के लिए, ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी को समझाने के लिए या अपने सिद्धांत की व्याख्या को बतलाने के लिए, अपने सिद्धांत को प्रूव करने के लिए जो मार्शल थे उन्होंने 2 ठो नियम बताए। एक पहला नियम था घटती सीमांत उपयोगिता नियम या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और दूसरा उन्होंने जिसे अलग एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं गोसेन का प्रथम नियम। ठीक, और दूसरा उन्होंने लिया सम सीमांत उपयोगिता का नियम, जिसे बोला जाता है गोसेन का द्वितीय नियम। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि गोसेन क्यों आया, तो सबसे पहले जो ह्रासमान उपयोगिता की बात की थी वो गोसेन ने की थी और समसीमांत की बात गोसेन ही ने किया था। तो इसको बेहतरीन तरीके से या बोल सकते हैं थ्योरी में विशेष रूप से उन्होंने समझाया नहीं, बस अपनी बातें रखी। इसको विस्तृत रूप से समझाने का जो श्रेय जाता है वो अल्फ्रेड मार्शल को जाता है और उन्होंने अपने सिद्धांत में जो व्याख्या किया इसी के माध्यम से किया। इसलिए ये जो सिद्धांत है गोसेन का प्रथम नियम और गोसेन का द्वितीय नियम। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि गोसेन का जो प्रथम नियम या घटती सीमांत उपयोगिता नियम या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो थ्योरी है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का हम उपयोग करते जाएंगे उससे मिलने वाली उपयोगिता क्रमशः घटती जाएगी। जो अभी हमने रोटी का उदाहरण लिया था कि पहली रोटी खाएंगे तो हमको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, उस सेकंड खाएंगे तो उससे कम, उससे कम, उससे कम, और लास्टली जीरो, और उससे लास्टली जब जाएंगे तो नेगेटिव। ठीक है, मतलब पहले जब हम मेरा पेट भर जाएगा तो सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और फिर और एक रोटी खा जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हम उल्टी भी कर सकते हैं, पेट ओवरलोड हो गया तो वो क्या हो गया, सेटिस्फैक्शन माइनस में चला गया। तो कहने का ये मतलब है कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम यही बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते जाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। यही है गोसेन का प्रथम नियम और घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। यही अगर हम दूसरा पे आते हैं जो है मेरा सम सीमांत उपयोगिता नियम, तो सम सीमांत उपयोगिता नियम जो था उन्होंने ये बताया था सम सीमांत उपयोगिता का नियम में कि हमारे पास अगर दो वस्तुएं हैं, ठीक है, इन्होंने मेनली जो समसीमांत उपयोगिता का नियम लेके चला उसमें इन्होंने बताया कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता होती है MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वो स्थिर होती है। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के अस्थिर होने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी पैसे की वैल्यू है, ठीक है,
एक तरीके से देखें वो स्थिर होती है। तो ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर अभी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि जिस 1 रुपये का वैल्यू जो आज 2020 में होगा वो 1 रुपये का वैल्यू 2025 में होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। या फिर कहने का मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है कि एक अतिरिक्त इकाई की मुद्रा से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता हो, ठीक है, वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जैसे कि कहने का ये मतलब है कि एक भिखारी के लिए 5 रुपया का कीमत और एक बड़े उद्योगपति या अमीर व्यक्ति के लिए 5 रुपया का कीमत क्या एक ही होगा? रुपया तो 5 ही है ना, एक ही होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जो मुद्रा की एक अतिरिक्त इकाई है MUM, क्या स्थिर रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता है। लेकिन इन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मान के किया है, ठीक है। इसी में उन्होंने बताया है कि जब हमारे पास, इसमें इन्होंने 2 केस लिया है, एक होता है सिंगल कमोडिटी केस, एक होता है डबल या मल्टीपल, जो भी बोल सकते हैं, एक से अधिक। तो सिंगल कमोडिटी केस का मतलब ये हुआ कि जो समसीमांत उपयोगिता का नियम है, अगर बात किया जाए कि हमारे पास अगर 2 वस्तुएं हैं, वस्तु X और वस्तु Y, ठीक है, तो अगर हमारे पास 2 वस्तुएं हैं और उसका हम उपयोग कर रहे हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता, मतलब उपयोगिता का मतलब सीमांत उपयोगिता, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो हमारे कुल उपयोगिता में परिवर्तन होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग सीमांत उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता एक वस्तु मतलब वस्तु X के उपभोग से जो सीमांत उपयोगिता मिलती है और जो हमारा वस्तु X की कीमत है वो क्या हो जाना चाहिए? अनुपातिक, यानी बराबर हो जाना चाहिए। MUX बराबर PX, मतलब हमको X वस्तु का जो हम उपयोग किए उसके कीमत, मतलब कोई भी व्यक्ति है वो कितना कीमत देना चाहता है किसी भी वस्तु का, जितना उसको क्या मिलता हो, उपयोगिता प्राप्त होती हो। तो मतलब MUX मार्जिनल यूटिलिटी X और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y, मतलब कहने का अगर 2 वस्तु लेंगे तब, और अगर एक वस्तु के केस में लेंगे तो MUX बटे PX इक्वल टू MUM, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब जितना मेरे पास पैसा है, ठीक है, वो और जो हम खर्च किए वस्तु X पर वो उसकी सीमा और हमको जो उसकी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई वो क्या हो जाना चाहिए? बराबर। अगर 2 वस्तुएं हो, ठीक है, 2 वस्तुएं हो, वस्तु X और वस्तु Y, तो वस्तु X को हम लोग जो खरीदे उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता वस्तु X की और उसके कीमत, वस्तु X का कीमत, और वस्तु Y को खरीदे तो उससे हमको मिलने वाली सीमांत उपयोगिता MUI, और उसका जो प्राइस है PY, वो बराबर हो जाए, वो टोटल जो मनी होगा उसके बराबर हो जाएगा MUM के। यही होता है समसीमांत उपयोगिता नियम। अगर उपभोक्ता के पास 2 वस्तुएं हैं तो उसको खरीदने के बाद उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और जो वस्तु का मूल्य है वो दोनों बराबर हो जाए। इसमें 3 वस्तु, 4 वस्तु, 5 वस्तु, कुछ भी रह सकता है, MUX, MUI, MUZ, ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा। तो अगर एक से अधिक वस्तुएं होंगी तो डबल कमोडिटी केस, और अगर सिंगल वस्तु होंगी तो MUX बटे PX इक्वल टू MUM, मतलब उसको बोलते हैं सिंगल कमोडिटी केस, ठीक है। तो इस प्रकार से गोसेन ने अपने द्वितीय नियम के आधार पर समसीमांत उपयोगिता, जिसको का नियम कहते हैं, को समझाया। अब यहाँ पे हम आते हैं कि जो मार्शल का ये तो हो गया कि मार्शल ने अपना कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस किस प्रकार से व्यक्त करके उपभोक्ता के संतुलन को बताया। अब हम चलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हमने कहा उदासीन वक्र के द्वारा समझाया, और यहाँ पे जो बात की है हम लोग DMU, यहाँ पे MRS की बात करते हैं। कौन कौन करते हैं MRS की बात? करते हैं हिक्स। MRS देखिए, अब देखिए पहले उदासीनता वक्र क्या होती है। यह है उदासीनता वक्र, जिसको बोलते हैं IC। उदासीनता वक्र बताती है 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोग। मान लेते हैं यह है X वस्तु और यह है Y वस्तु, क्योंकि यहाँ पे X होता है ना तो एक्सिस अच्छा रहेगा, ये Y वस्तु। तो X वस्तु और Y वस्तु के विभिन्न संयोग को प्रदर्शित करता है, जिसके बीच उपभोक्ता क्या रहता है? तटस्थ रहता है। मतलब कहने के पास उपभोक्ता के पास वस्तु X भी है और वस्तु Y भी है। अगर हम पूछेंगे कि तुमको कौन वस्तु चाहिए तो वो किसी को नहीं बोलेगा। दोनों इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है कि हमको कोई भी दे दो, X दे दो, Y दे दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी दे दो। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों वस्तु का क्या हो जाएगा? वैल्यू बराबर है। मतलब कोई सा भी दे दो, उपभोक्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता। उपभोक्ता दोनों में क्या है? उदासीन है। तो ये कहने का मतलब है कि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम DMRS, इसका मतलब ये है कि हम जैसे जैसे वस्तु Y की, वस्तु Y यहाँ पे है,
वस्तु y को घटाएंगे वस्तु x के लिए उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। अगर मात्रा को रिप्रेजेंट करें तो यहाँ इतना वस्तु और यहाँ इतना वस्तु प्रेजेंट हो रहा था। लेकिन अगर हम वस्तु x को घटाएंगे और वस्तु y की मात्रा बढ़ाएंगे तो कहने का मतलब है कि y को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x के स्थान पे, ठीक है। तो x यही कहलाता है क्या, DMRS, मतलब घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर। मतलब वस्तु y के जगह में वस्तु x को बढ़ाते जाएंगे तो ये जो रेखा है वो इस तरह की बनती जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी, ये उत्तल बनेगी, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। और यही जब वहाँ पे जो MUM होता था यहाँ पे PX आएगा और PY मतलब बजट लाइन आएगा, ठीक है। दो वस्तु को हम मतलब उपभोक्ता के पास जितना इनकम होगा उसको बजट लाइन के द्वारा शो करेंगे कि उपभोक्ता के पास जो इनकम है उसको बजट लाइन के द्वारा शो करेंगे। मतलब बजट लाइन का मतलब क्या होता है, एक रेखा जो मतलब कहने का मतलब उपभोक्ता के पास जितना इनकम है उससे वो दो वस्तुओं की अधिकतम कितनी मात्रा को खरीद सकता है, उसी को बोलते हैं बजट लाइन, ठीक है, मतलब प्राइस लाइन। तो प्राइस लाइन के द्वारा हम लोग उपभोक्ता का संतुलन देखेंगे। मतलब ये है उपभोक्ता IC है, ठीक है। और उपभोक्ता के पास प्राइस लाइन जहाँ पे टेंजेंट करेगा, यहाँ पे टेंजेंट किया तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे IC और प्राइस लाइन दोनों बराबर है। तो इसका मतलब उपभोक्ता यहाँ पे क्या होगा, संतुलन में होगा, जो हम लोग आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों को ये समझ में जरूर आ गया होगा कि कार्डिनल यूटिलिटी क्या कहता है और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या कहता है। तो कार्डिनल यूटिलिटी में कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों का सिद्धांत किस लिए आया। पहला सिद्धांत जो था वो तो शुरू में आया, तो दूसरा सिद्धांत इसलिए आया क्योंकि उपयोगिता को हम लोग नहीं माप सकते हैं संख्या के रूप में, इसलिए इस सिद्धांत को काट का मतलब इस सिद्धांत का काट है। इस सिद्धांत को उन्होंने आलोचना किया और अपना एक अलग सिद्धांत दिया J.R. हिक्स, और जिसे कहने का मतलब है उदासीनता वक्र विश्लेषण कहते हैं या ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं, जिसके द्वारा उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाया गया। तो ये था इस चैप्टर का स्नैपशॉट। नेक्स्ट जब क्लास होगी तो हम एक एक करके कार्डिनल यूटिलिटी में क्या मान्यताएं हैं, उसका फिगर, उसका सिंगल कमोडिटी केस, डबल कमोडिटी केस को बताएंगे और उपभोक्ता का संतुलन बताएंगे। उसके बाद ऑर्डिनल यूटिलिटी में जाएंगे तो उदासीन वक्र किसे कहते हैं, उसे कौन कौन अर्थशास्त्री क्या बोला है, किस तरह से परिभाषित किया, एक दो परिभाषा। उसके बाद उदासीनता वक्र की क्या क्या विशेषताएं होती है, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फिर उदासीनता वक्र में के द्वारा उपभोक्ता के संतुलन के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, क्या क्या होनी चाहिए तब उपभोक्ता संतुलन में आ सकता है, इसके बारे में बताएंगे। फिर उपभोक्ता के संतुलन को दिखलाएंगे एक चित्र के द्वारा, फिर उसको समझाएंगे एक समीकरण के द्वारा, और इस प्रकार से फिर चैप्टर फिनिश होगा। यहाँ पे एक चीज़ और था कि AU, TU और MU किसे कहते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे छूटा हुआ है हम यहाँ पे बताने का। AU का मतलब होता है एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि जब मेरा टोटल यूटिलिटी जो रहता है उसको हम क्वांटिटी से भागा दे देंगे तो वो एवरेज यूटिलिटी कहलाता है। कोई भी एवरेज को कैसे निकालता है, टोटल बटे जो संख्या होती है उससे, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज। अब अगर बोलेगा कि TU कैसे निकालेंगे, तो TU का निकालने का मतलब है कि AU इंटू क्यू, ठीक है, इसको गुना करेंगे तो TU निकल जाएगा। मतलब कितना, मतलब क्या दाम है या कितना यूटिलिटी, अगर वस्तु में जाएंगे तो मतलब क्या एक वस्तु के उपभोग से कितना यूटिलिटी प्राप्त हो रहा है और क्वांटिटी कितना ले रहे हैं उसको गुना करेंगे टोटल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ करेंगे तो आ जाएगा मेरा क्या, टोटल यूटिलिटी। अब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी किसको कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एक एडिशनल यूनिट से, ठीक है। देखिए टोटल यूटिलिटी में अगर हम इसमें डेरिवेटिव करेंगे, टोटल यूटिलिटी को क्वांटिटी का डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में करेंगे तो उसे मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त होगा। मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन ये होता है कि एक एडिशनल यूनिट का उपयोग करने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होता है, देखिए चेंज को बता रहा है, टोटल यूटिलिटी का चेंज बता रहा है किससे, एक इसका चेंजेस से। तो मतलब TU मतलब टोटल यूटिलिटी में से टोटल यूटिलिटी के पहला जो कहने का मतलब है जो लास्ट था, लास्ट मतलब कहने का मतलब अगर 10वां यूनिट होगा तो 10वां यूनिट TN हो गया, और उससे जस्ट पहला का क्या होगा वही कहलाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब 10वां यूनिट से पहले 9वां, अगर हमको 10वां का निकालना है तो 10वां में से 9वां का घटाएंगे तब निकल जाएगा कि लास्ट वाला का हमको कितना यूटिलिटी प्राप्त हुआ है, वही होता है मार्जिनल यूटिलिटी। फिर से मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा हो उसके बारे में कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है, मतलब आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसका विस्तृत व्याख्या के साथ आप लोग को मैं फिर से बताऊंगा इस पूरे चैप्टर का एनालिसिस। धन्यवाद।